ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल ज्योग्राफी या विश्व भूगोल का है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर के बारे में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा उसमें क्या-क्या बिंदु हैं जिस पर हम ध्यान देंगे, वह मैं लिख देता हूँ। एक तो जैसे इसकी स्थिति क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत जो सबसे गहरा बिंदु है वह कौन-सा होगा। फिर इसका जो विस्तार है वह किस प्रकार का है और प्रत्येक महासागर के अंदर कुछ उससे सटे हुए समुद्र होते हैं और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन कौन से आंतरिक या सीमांत समुद्र उसके अंतर्गत है। और हर महासागर के अंदर ये कटक या रिज भी होते हैं, जहां पर वो हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बी पहाड़ियां, उनको कहते हैं कटक। इसके बारे में करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में हम करेंगे। और ये इसलिए है इस तरीके से करना क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं और जब मैं आपको क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। वह होगा हमारा इसकी स्थिति क्या है। तो अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर और दूसरा महासागर है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यह जो है इसका उपनाम जो है वह है कि इसे कहते हैं महासागर का जीटी मार्ग। महासागर का जीटी मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व के दो सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र, विकसित क्षेत्र जो हैं, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जरा आप यहां पर देखिए, ये हिस्सा है जिसके अंतर्गत ये है। तो यहां पर जो है ये तो हो गया यूरोप हिस्सा जिसके अंतर्गत आप देख रहे हो। तो ये भी आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित क्षेत्र है। और इसके पश्चिम में जो पड़ता है, इसके पश्चिम में आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा और अमेरिका आएंगे। तो इन दोनों के बीच में स्थित है ये महासागर। तो इस दृष्टि से सबसे ज्यादा परिवहन इसी क्षेत्र में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं जीटी मार्ग। और जीटी शब्द जो है वो प्रयोग होता है ग्रांड ट्रंक रोड, यानी कि एक वृत्त मार्ग के लिए, जो भारत में बंगाल से लेकर और पंजाब तक का ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कई सारे, उनको जब हम जोड़ते हैं तो उसी को हम वृत्त मार्ग या जीटी मार्ग कहते हैं। तो उस दृष्टि से अब आप दूसरा अब इसके विस्तार के बारे में, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वह क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसकी उत्तरी सीमा कहां पर है। तो उत्तरी सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्तर में इसके जो आर्कटिक महासागर है उसके साथ में यह किस माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस महासागर, आर्कटिक महासागर के साथ, क्योंकि ये इसके उत्तर में है, के साथ यह एक तो बैफिन की खाड़ी है, बैफिन खाड़ी या बे कहते हैं, बैफिन खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। ये किस तरीके से है वह देख लीजिए कि ये जो हिस्सा है यहां पर ये ग्रीनलैंड, और ये हिस्सा जो है ये वाला ये द्वीप है जिसको कहते हैं बैफिन द्वीप। तो ये जो बैफिन द्वीप है उसके ये रहा बैफिन की खाड़ी। यहां पर जो है, यहां देखिए ये बैफिन की खाड़ी है और उत्तर में जो इसके स्थित है वो आर्कटिक महासागर, यहां पर जो है आर्कटिक महासागर है। तो इस तरीके से बैफिन की खाड़ी के साथ में, बैफिन की खाड़ी के माध्यम से यह जुड़ा हुआ है
आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर है इधर की तरफ। अब दूसरा जो पॉइंट है, तो ये बैफिन की खाड़ी आ गया। इसके अलावा जो अन्य हिस्से हैं उत्तर में, वो कहलाता है डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क, इसको जल संधि भी कहते हैं या जल डमरू मध्य भी कहते हैं, समझा दूंगा मैं अभी। जल संधि कहते हैं या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। किस, और ये डेनमार्क वाला जल डमरू मध्य कहां पर स्थित है, वह देख लीजिए। तो ये जो हिस्सा है जिसको आइसलैंड कह रहे हैं और इधर है ग्रीनलैंड, तो बीच का जो ये हिस्सा है इसी को कहते हैं डेनमार्क जल डमरू मध्य। और ये नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड है वह ग्रीनलैंड किसके साथ, किसके अधीन है, तो जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं इसको, ये स्ट्रेट। यहां परिभाषा समझ लीजिए कि जल डमरू मध्य कहते किसको है या स्ट्रेट किसको कहते हैं। यह दो भिन्न जल निकाय, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कौन सा है, यहां पर है अटलांटिक महासागर, और ऊपर कौन सा महासागर है, यह है आर्कटिक महासागर। तो दो विभिन्न जल निकायों को जोड़ने वाली जो ये उथला क्षेत्र होता है, जो दो भूमि के मध्य संकरा मार्ग होता है, उसी को जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। और यहां पर जो है ये एक तो डेनमार्क का जल संधि होगी, तो ये किसके साथ जोड़ेगी, ये अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर के साथ जोड़ेगी। इसके अलावा एक और यहां पर है जिसको कहते हैं, दो मैं स्ट्रेट का नाम ले लूं इस लगे हाथी, एक और स्ट्रेट है जिसको कहते हैं डेविस स्ट्रेट। ये डेविस जल संधि नामी कर देते हैं, इसको दोबारा नहीं लिखता, इंग्लिश में लिख देता हूं, एक वर्ड आता स्ट्रेट। तो दो प्रमुख स्ट्रेट हैं जो इस उत्तरी भाग में स्थित है। कौन कौन से, इधर तो हो गया, ये वाला हो गया जल डेनमार्क जल डमरू मध्य, जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है, और ये आर्कटिक और अटलांटिक को जोड़ेगा। और यहां पर जो है ये है डेविस स्ट्रेट, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं डेविस स्ट्रेट या डेविस जल संधि। ये किसको जोड़ रही है, ऊपर की तरफ तो बैफिन की खाड़ी है जो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में है कनाडा के, और नीचे की तरफ जो है वो है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। तो ये दो जल संधियां जो हैं अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में है, एक डेनमार्क जल डमरू मध्य स्टेट और एक है डेविस स्टेट। दोनों के साथ ग्रीनलैंड जरूर जुड़ा हुआ है। डेनमार्क के अंदर ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये जल संधि, और डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। कनाडा का ये हिस्सा जो है इसे लेब्राडोर प्रांत कहते हैं, तो इनके बीच में यह स्थित है। ये हो गया हमारा उत्तर के अंदर। अब देखते हैं जो हमारा दूसरा हिस्सा है, यानी कि इसके बाद जब हम उत्तर से थोड़ा सा चलेंगे नीचे की तरफ, तो फिर हमारा पड़ेगा दक्षिणी हिस्सा। तो उत्तरी भाग तो आपने समझ लिया कौन सा वो बना रही है सीमा इसकी, तो अब हम इसके दक्षिणी भाग की तरफ चलते हैं और फिर पश्चिमी और पूर्वी भी देखेंगे। तो इसका जो दक्षिणी भाग है महासागर का दक्षिणी भाग, ये किससे बनता है, तो दक्षिण के अंदर जैसे उत्तर में आपने दो जल संधियां पढ़ी, एक तो डेविस जल संधि और दूसरी पढ़ी थी डेनमार्क जल संधि, वैसे ही दक्षिण के अंदर जो है वह है ड्रेक जल संधि। ड्रेक जल संधि यह कहलाता है प्रवेश द्वार दक्षिणी महासागर का। ड्रेक जल संधि क्या है, यह अटलांटिक महासागर को दक्षिणी महासागर से अलग करती है। दक्षिणी, अभी मैं भौगोलिक नक्शे पे भी दिखाऊंगा, को दक्षिणी महासागर, ये जो दक्षिणी महासागर है
इसी को कहा जाता है अटलांटिक महासागर। इसका दूसरा नाम अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर भी इसी को कहते हैं। और संसार के जो 5 महासागर है उनमें से जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है वह कहलाता है अंटार्कटिक महासागर। तो यह देख लीजिए कहां पर है, इसको हम हटा देते हैं और दक्षिण की दिशा में ही चलते हैं। तो दक्षिण में जो है इस तरीके से चल रहे हैं हम, देखिए ये हिस्सा उत्तर में था, अब हम चल रहे हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में आप ये देखेंगे ये हिस्सा है, ये नीचे की तरफ जो है ये अंटार्कटिका है जो व्हाइट कलर से है, और ये हिस्सा जो है ये दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है। तो यहां पर जो है ये ड्रेक जल संधि कहलाती है, यहां पर ये ड्रेक जल संधि कहलाती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कौन सा महासागर है? दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और ये कौन सा है जो हम ये देख रहे हैं? ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इस तरीके से ये इन दोनों को जोड़ रही है। इसके अलावा इसी हिस्से में जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज और देख लीजिए, जिसको जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यहीं पर ही, तो ये जो हिस्सा है थोड़ा सा, हाँ अब दिखाई देगा, ये जो हिस्सा है यहां पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह स्थित है इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जिसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, यहां पर हिस्सा है इसे कहते हैं केप या अंतरीप हॉर्न। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के अंदर इस जगह के ऊपर इसका दक्षिणी बिंदु भी है। किस महाद्वीप का? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का। और ये आता किसके अधीन है? ये आता है चिली जो देश है, ये उसके अधीन आएगा। तो ये सारा हिस्सा जो है जो आप देख रहे हो इस तरीके से ये यहां पर दिखा रखा है, ये सारा का सारा जो है इधर की तरफ जो देश पड़ेगा ये पड़ेगा यहां पर चिली। तो इसलिए चिली के अंतर्गत ही ये हिस्सा आता है। और ये वाला हिस्सा जो है ये है अर्जेंटीना के पास, ये वाला अर्जेंटीना है। तो हमारी ड्रेक जल संधि के बारे में पता चल गया। और जो इसका पूर्वी हिस्सा है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भाग इस अटलांटिक महासागर का, तो पूर्वी भाग के अंदर हम पाते हैं कई सारे सागर हैं, जैसे भूमध्य सागर है। इसके बारे में हम जब सागरों के बारे में पढ़ेंगे तो इसका नाम भी आएगा। तो भूमध्य सागर आ गया, बाल्टिक सागर आ गया, उत्तरी सागर है, बाल्टिक के अलावा उत्तरी सागर का नाम भी आएगा, बाल्टिक और उत्तरी सागर। यह हो गए हमारे इसके पूर्वी हिस्से। और जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्से में आता है कैरेबियन सागर। पश्चिमी भाग जो बनेगा इसका अटलांटिक महासागर का, उसमें आएगा कैरेबियन सागर। ये हो गया हमारा इसके बारे में जो विशेषताएं थी वह कंप्लीट हुई। अब जो अगला हिस्सा आएगा हमारा, वह हिस्सा आएगा कि इसके अंतर्गत जो है जो द्वीप आदि हैं उन्हें पढ़ने से पहले हम करेंगे इसका आकार क्या है। तो यदि हम इसके आकार की बात करेंगे तो यह एस आकार का महासागर कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी के अल्फाबेट, अंग्रेजी के एस अल्फाबेट के आकार का यह महाद्वीप है, यह महासागर है, आकार का है। और ये हम चित्र में भी देख सकते हैं बड़ा साफ कि ये हिस्सा जो है ये देखें,
तो यदि हम इसको देखने की इस तरीके से देखें तो यहां पर जो है यहां से शुरू होगा और ये इस तरीके से है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और बेहतर बना लें एस दिखाने के लिए, ये इस आकार का है, इसीलिए इसको अंग्रेजी के एस आकार का द्वीप महासागर भी कहा जाता है। अगला जो हमारा बिंदु होगा वह होगा कि इसके अंतर्गत जो द्वीप आते हैं कौन कौन से हैं। तो अगली जो हेडिंग है हमारी वह हम पढ़ेंगे इसके द्वीप। ये जो द्वीप हैं इसके अंतर्गत वह कौन कौन से हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि संसार के जो 5 सबसे बड़े द्वीप हैं उनमें से पहले नंबर का और 5वें नंबर का जो द्वीप है वो हमें अटलांटिक महासागर में ही मिलते हैं। तो यदि हम देखें पहले नंबर का जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड इसी में स्थित है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का है वह द्वीप कौन सा कहलाता है, न्यू गिनी। न्यू ये गिनी कहलाता है, ये प्रशांत महासागर में है। तो ये फिलहाल हमारी चर्चा का विषय नहीं है पर लिख देता हूं। और तीसरे नंबर का कहलाता है बोर्नियो, यह भी कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। और चौथे नंबर का द्वीप जो है वह कौन सा है, वह कहलाता है मडागास्कर, ये हिंद महासागर में है। मडागास्कर जो हिंद महासागर में है, इसको भी फिलहाल हमारे छोड़ देते हैं क्योंकि विषय नहीं। अब आता है 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर का जो द्वीप है वह कहलाता है बैफिन द्वीप, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी कि बैफिन की खाड़ी, इसको बैफिन की खाड़ी जो है आर्कटिक के साथ जोड़ती है अटलांटिक को, तो ये आएगा कनाडा। तो द्वीपों की अगर हम बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इस महासागर में सटा हुआ है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप जो है वह भी इसी में स्थित है। अब इसकी अगर हम कहें कि इसका सबसे गहरा बिंदु क्या है, तो इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है उसे कहते हैं प्यूर्टो रिको गर्त या खाई। असल में इस महासागर के अंदर एक पनडुब्बी पहाड़ी श्रृंखला है और वह श्रृंखला बनती है जहां स्थल मंडलीय प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं। तो यहाँ का उसी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, कटक के बारे में। तो फिलहाल हम करते हैं सबसे गहरा बिंदु। तो और आपको क्या करना है कि हर महासागर के अंदर जो गहरा बिंदु है उस बिंदु को आप लोगों को याद करना है। फिलहाल हम इसी पे करते हैं। तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, उसे कहते हैं प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको गर्त कहलाता है। ये प्यूर्टो रिको जो है ये आश्रित है अमेरिका के और ये अलग करता है कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर से। अभी आप इसके अंदर देख भी पाएंगे, ये हिस्सा है यहां पर, जैसे आप देख पा रहे हो ये हिस्सा है प्यूर्टो रिको, ये लिखा हुआ है, ये यहां पर प्यूर्टो रिको लिखा हुआ है, ये हो गया प्यूर्टो रिको यहां पर। यानी कि जहां पर हिस्पोनियला है द्वीप है, यहां पर क्यूबा है और यहां पर पड़ता है प्यूर्टो रिको द्वीप। तो जो प्यूर्टो रिको द्वीप है ये यहां पर इसके उत्तर में जो है ये तो है अटलांटिक महासागर और इसका अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है जिसे कहते हैं, ये लिखा हुआ है कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन सागर। तो ये कैरेबियन सागर हैं और इन द्वीपों को कैरेबियन द्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में। तो ये हिस्सा जो है ये सबसे गहरा हिस्सा आ गया। अब इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वह क्या है, सबसे गहरा हो गया, बिंदु आदि हो गया। अब देखते हैं इसके अंतर्गत जो अन्य प्रमुख द्वीप समूह है। अभी तो हमने पढ़े थे संसार के जो पहला और सबसे और 5वां सबसे बड़ा द्वीप है उसके बारे में। अब देखते हैं अन्य जो द्वीप हैं, जो प्रमुख द्वीप हैं इसके अंतर्गत वह कौन कौन से हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर एक तो कहलाते हैं लघु
एंटीलीज द्वीप, लघु एंटीलीज। और ये द्वीप जो हैं वह हैं जिनको हम कहते हैं वेस्ट इंडीज के द्वीप। तो इनको लेसर एंटीलीज या लघु एंटीलीज कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो आ जाते हैं उसमें से कुछ द्वीप समुद्र, कुछ द्वीप जो हैं वो स्वतंत्र हैं, कुछ आश्रित हैं और कुछ जो हैं किसी अन्य देश के अधिकार में हैं। तो लेसर एंटीलीज के अंतर्गत जो आते हैं जैसे बारबाडोस, और इनका बहुत सारे द्वीप हैं, उनको एक एक करके नाम लिखने से बेहतर है, मैं आपको चित्र में दिखा दूंगा। और इनका विस्तार कहां से है? इनका विस्तार है प्यूर्टो रिको से। प्यूर्टो रिको उत्तर में है, तो प्यूर्टो रिको से ट्रिनिडाड और टोबैगो तक। ट्रिनिडाड और टोबैगो कहां पर पड़ता है? ये हिस्से हैं सारे के सारे इधर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे हैं, यहां से शुरू होंगे प्यूर्टो रिको से, और ये सारे हिस्से एंटीगुआ, बरबुडा, मोंटीसेरेट, ग्वाडालोप, डोमिनिका, मार्टिन, सेंट लूसिया, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, और यहां पर दे रखा है ट्रिनिडाड और टोबैगो। तो ये सारे के सारे जो द्वीप हैं, कहां से? ये शुरू होकर ये सारे के सारे जो हैं इनको कहते हैं लेसर एंटीलीज। और ये किस महासागर, किस सागर के अंतर्गत है? तो यहां पर है कैरेबियन सागर, ये कहलाते हैं लेसर एंटीलीज। और जब हम समुद्र की जलधाराएं पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से एक गर्म उष्ण जल समुद्री जलधारा बहती है, उसका इन द्वीपों के नाम पर नाम रखा गया है। क्या नाम है उनका? एंटीलीज जलधारा। तो वहां भी इन शब्दों का प्रयोग दोबारा से आएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर यह भी दिखा दूं कि ग्रेटर एंटीलीज अब किसे कहेंगे। तो ये हिस्सा जो है अटलांटिक महासागर में, ये हिस्सा कैरेबियन सागर हो गया। तो कैरेबियन सागर में इस हिस्से के अंतर्गत जो द्वीप आए हैं, जिनका भी हमने जिक्र किया, ये सारे के सारे, जिसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो से लेकर और प्यूर्टो रिको तक सारे द्वीप हैं। इसके बाद जो है, जिसमें प्यूर्टो रिको, हिस्पोनिएला, इधर देखिए यहां पर नाम दे रखा है जमाइका, और यहां पर जो है क्यूबा। ये सारे के सारे देश जो हैं ये वाले, प्यूर्टो रिको, हिस्पोनिएला जिसके अंतर्गत हैती और डोमिनिक रिपब्लिक आती है, और ये ऊपर की तरफ आता है क्यूबा, यहां पर है, और जमाइका। ये सारे के सारे जो हैं इन्हें कहते हैं महान एंटीलीज। महान एंटीलीज ये इस नाम से जाने जाते हैं। और ये लेसर एंटीलीज और ग्रेटर एंटीलीज, ये सारे के सारे इस सागर से सटे हुए हैं, जिसे कहते हैं कैरेबियन सागर। तो इसलिए इनको कैरेबियन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि जब कोई क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करने जाती है तो उसे कहा जाता है कैरेबियाई दौरा, क्योंकि वेस्ट इंडीज नाम से जो क्रिकेट टीम है उसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो से लेकर और बारबाडोस तक, ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये ट्रिनिडाड टोबैगो, जहां से ब्रायन लारा है, जहां से चंदर पॉल है, तो यहां से लेकर बारबाडोस, ये सारे के सारे, और इवन जो जमैका है, इसका एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है क्रिस गेल, तो वह वेस्ट इंडीज की टीम में ही खेलता है। जबकि जमैका जो है एक ये अलग राष्ट्र भी है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए इन कई सारे द्वीपों ने मिलकर अपनी एक टीम बनाई है, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो द्वीप समूह है, इसमें एक तो आ गया लघु एंटीलीज, और दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा महान एंटीलीज या ग्रेटर एंटीलीज। महान एंटीलीज, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आएंगे? इसके अंतर्गत आएगा क्यूबा,
निएला, ये जो हिस्पोनिएला है इसके अंतर्गत आते हैं हैती और डोमिनिक रिपब्लिक, और यहाँ के लोगों को हिस्पैनिक कहते हैं। अमेरिका के अंदर जब हम देखते हैं कि जो प्रवासी आ रहे हैं या उनको कुछ जो गैर कानूनी रूप से आए उन्हें निकाला जा रहा है, उसमें एक शब्द आता है हिस्पैनिक को निकाला गया। तो हिस्पैनिक जो है ये हैती और डोमिनिक रिपब्लिक के हैं। इसके अलावा जमैका, जहां का उसेन बोल्ट और क्रिस गेल है। जमैका के अलावा प्यूर्टो रिको, ये प्यूर्टो रिको जो है ये अमेरिका के आश्रित द्वीप है। ये चारों प्रमुख द्वीप हैं जिनको मिलकर कहा जाता है ग्रेटर एंटीलीज, और इन द्वीपों ने मिलकर एक और समूह भी बनाया हुआ है ताकि आर्थिक एकीकरण या फिर आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि कर सके, व्यापार को बढ़ावा दिया सके। उसे कहते हैं कॉमिकॉन, जिसमें 15 देश जो है वो शामिल भी है। तो वो इनकी एक तरीके से आर्थिक एकीकरण कहलाता है। यहां पर हो गए हमारे द्वीप जितने थे प्रमुख पश्चिम के अंदर, उनके बारे में। फिर देखते हैं कि यहां पर जो है जो सागर हैं वह कौन कौन से हैं। तो सागर के लिए हमें क्या करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खूब एग्जाम के अंदर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सागर के लिए हमें एक एक करके सभी जो प्रमुख सागर है उनके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से सागर हैं देखिए, एक तो हो गया लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। ये जो सागर है इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है किसके आधार पर, जो कनाडा का एक प्रांत है लेब्राडोर, उसके नाम पर इसका नाम लेब्राडोर सागर रखा गया है। तो यहां देखिए ये है लेब्राडोर, यहां पर ये लेब्राडोर है कनाडा का, और यहां पर है लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर जो है के पूर्व में तो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, और पश्चिम में जो है ये हो गया कनाडा, और यह लेब्राडोर सागर के उत्तर में कौन सी संधि होगी, जिसे हमने कहा था डेविस जल संधि। और लेब्राडोर सागर चूंकि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है तो इसीलिए हमने कहा था कि डेविस जल संधि जो है अटलांटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी के बीच में। बैफिन की खाड़ी कहाँ जाएगी, ये बैफिन की खाड़ी कहलाएगी ऊपर की तरफ। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में। फिर हो गया हमारा लेब्राडोर सागर के बाद फिर अगला जो हमारा सागर आएगा इसके अंदर वो आ गया नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन, नॉर्वे से संबंधित है। तो नॉर्वे देश जो है यदि आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसको यहां पर ये है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, और ये रहा नॉर्वे देश। तो ये नॉर्वे है। तो यहाँ पर जो सागर है ये नॉर्वेजियन सागर है, जो असल में आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों के बीच में स्थित है। ऊपर आर्कटिक हो गया, नीचे अटलांटिक हो गया, इनके बीच में नॉर्वेजियन सागर है जो यहाँ नॉर्वे के तट के पास स्थित है। इसके अलावा उत्तरी सागर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी और यूपी कांस्टेबल दोनों में आया। तो उत्तरी सागर जो है यह कहां पर है, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है, यानी कि नॉर्थ उत्तर पूर्वी, सॉरी, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्व में है। और उत्तरी सागर जो है किस लिए जाना जाता है, उत्तरी सागर जो है ये जाना जाता है दो चीजों के लिए। एक तो वाणिज्यिक मछली पकड़ने के लिए। जब मैं अटलांटिक महासागर के प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका नाम आएगा, वाणिज्यिक मछली पकड़ने के और पवन ऊर्जा के लिए यह जाना जाता है। तो जो ये पवन ऊर्जा की बात आई है, यही क्वेश्चन जो है वो यूपी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में आया, और उसमें यह सवाल था कि जो संसार का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा, संसार का सबसे बड़ा अपतटीय
पवन ऊर्जा जो केंद्र है वो कहां स्थापित किया गया? तो सबसे बड़ा अपतटीय, इसमें अपतटीय और करना है, यानी कि जमीन पे नहीं, समुद्र के अंदर। तो इसलिए अपतटीय कहां पर है? तो वह भी उत्तरी सागर में ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया। फिर जो सवाल है इंपॉर्टेंट इसका, वो ये है कि इसके अंतर्गत जो है वो कौन कौन से देशों की सीमाएं इसके साथ लगती हैं। तो इसके साथ जो लगने वाले देशों की सीमाएं हैं, जरा वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसके साथ जो सीमाएं लगती हैं, कौन नाम देखते हैं। एक तो है ग्रेट ब्रिटेन, महान ब्रिटेन हो गया। इसके अलावा उससे सटे हुए जो अन्य देश हैं, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, और संख्या गिनते रहेंगे हम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे। तो संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ध्यान रखना है कि 7 देशों की सीमाएं जो हैं वह उत्तरी सागर के साथ लगती हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको उस एग्जाम का नाम पता चलेगा जिसमें इस आशय का क्वेश्चन पूछा गया। जरा देख लेते हैं यहाँ पर उत्तरी सागर कहाँ है। तो देखिए, यह हो गया उत्तरी सागर। तो उत्तरी, ये हिस्सा है उत्तरी सागर। यहां पर है, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसके अलावा यहां ये देश जो है ये हो गया नॉर्वे। नॉर्वे के अलावा ये है डेनमार्क, ऊपर जो डेनमार्क, और यहां से सीमा बन गई नीचे की तरफ, कहां तक? यहां तक, जिसे कहते हैं जर्मनी। जर्मनी से इधर सटा हुआ है यह है नीदरलैंड, और इधर की तरफ जो है यहां पर जो देश है वो है बेल्जियम, और यहां पर देश है फ्रांस। अब देखिए, अब उत्तरी सागर जो है और दक्षिण के अंदर जो अटलांटिक महासागर है उसे अलग करने वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है इंग्लिश चैनल। तो यहां पर जो आपने देखा है ये हो गया इंग्लिश चैनल। यहां पर इंग्लिश चैनल है जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, या फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। और यहां पर क्योंकि जल की गति बहुत तीव्र है, पानी उथल है, इसलिए जितने भी विश्वविख्यात धावक हैं वो इसे पार करना एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो ये इंग्लिश चैनल है। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो यहां पर इंग्लिश चैनल, ये जलीय प्रवाह हो गया। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है, को अटलांटिक महासागर से अलग करता है, पृथक करता है, से अलग करता है। ये हो गया हमारा इससे उत्तरी सागर के बारे में महत्वपूर्ण चीज। तो उत्तरी सागर के अंदर हमें तेल के संसाधन भी मिलते हैं, मछली पकड़ने के वाणिज्य केंद्र भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पवन ऊर्जा की स्थापना के लिए भी कई सारे संयंत्र मिलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह होगा, दूसरा महत्वपूर्ण जो सागर है उसे कहते हैं बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर जो है इससे सटे हुए देशों का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। तो बाल्टिक सागर के बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो बाल्टिक सागर जो है वो उसके नाम पर
3 देशों को बाल्टिक गणराज्य कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अगला हम पढ़ते हैं बाल्टिक सागर। ये जो बाल्टिक सागर है ये भी अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग या हिस्से में स्थित है। और इससे अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगा। इसके अंतर्गत जो बाल्टिक गणराज्य है वो कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत जो बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं वो 3 देश हैं। कौन कौन से? एक तो कहलाता है एस्टोनिया, एक कहलाता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये 3 देश जो हैं इनको संयुक्त रूप से बाल्टिक गणराज्य कहते हैं। और ये तीनों देशों की सीमाएं जो है बाल्टिक से सटी हुई है। और 1991 तक यह तीनों देश कहलाते थे सोवियत संघ का हिस्सा। तो सोवियत संघ जो है जिसका विघटन 1991 में हुआ उसमें से 15 देश निकले हैं, जिनमें से आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और 14 अन्य गणराज्य और अन्य स्वतंत्र देश बने हैं। उनमें से 3 स्वतंत्र देश जो है वो बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके वर्ल्ड मैप पे भी दिखाऊंगा, या पहले मैं दिखाई देता हूं। देखिए, तो बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत जो आएंगे, ये आ गया इधर की तरफ जो है ये हिस्सा है जिसको हम बाल्टिक सागर कहते हैं। ये बाल्टिक सागर है सारा का सारा, ये बाल्टिक सागर है। और इसमें जो देश आ रहे हैं वह कौन कौन से हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। यहां पर आ गया एस्टोनिया, यह है एस्टोनिया। इधर की तरफ है लाटविया, इधर की तरफ है लिथुआनिया। तो ये हिस्सा जो है ये है बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर से सटे हुए ये 3 देश जो हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है। इसके अलावा इसके साथ में किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं वह देखते हैं। तो इसमें इधर की तरफ जो है ये हिस्सा जो है ये कहलाता है फिनलैंड। ये अगला हमारा मैं पॉइंट कराने जा रहा हूं, तो क्योंकि अभी वर्ल्ड मैप खुला हुआ तो लगे हाथ अभी देख भी लेते हैं। तो फिनलैंड की सीमा लगेगी। और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? स्वीडन। तो स्वीडन की सीमा लग रही है। और यहां पर ये डेनमार्क है, और ये हिस्सा जो है ये भी डेनमार्क का है। तो डेनमार्क की सीमा पश्चिम की तरफ तो लगी हुई है उत्तरी सागर के साथ, और यहाँ पूरब में जो है उसकी सीमा लगी हुई है बाल्टिक सागर के साथ। तो हम ये देश भी शामिल करेंगे, डेनमार्क। तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, और यहां पर जो है जर्मनी। तो जर्मनी की सीमा भी उत्तरी सागर से भी लगती है और बाल्टिक सागर से लगती है। और एक ये देश हो गया पोलैंड, और एक यहां पर ये हिस्सा है जिसे नाम लिखा हुआ कालिनग्राद। ये कालिनग्राद जो क्षेत्र है ये भी रूस के अधिकार में है। तो रूस की मुख्य भूमि जो है वो यहां पर है, ये है रूस की मुख्य भूमि यहां पर। लेकिन रूस के अधिकार में ये क्षेत्र आ जाता है जिसमें कालिनिनग्राद कहलाता है। तो इसका मतलब रूस जो है उसकी सीमा भी लगती है इसके साथ। और 3 देश तो हमने पढ़ी दिए, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। तो कितने देश हो गए? ऊपर से पढ़ते हैं। फिनलैंड 1, स्वीडन 2, डेनमार्क 3, जर्मनी 4, पोलैंड 5, रूस 6, लिथुआनिया 7, लाटविया 8 और एस्टोनिया 9। तो 9 देश हैं जिनकी सीमाएं इसके साथ लगती हैं। तो यहां पर हम सीमावर्ती राज्य कहेंगे, देश कहेंगे। तो सीमावर्ती देश क्या नाम लेंगे उसमें? हम ऊपर से ही शुरू करते हैं जो मैंने आपको कहा था, फिनलैंड। फिनलैंड के बाद हमने कहा था स्वीडन।
स्वीडन के बाद डेनमार्क, इसके बाद जर्मनी, पोलैंड, रूस और 3 देश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 देश हैं जिनकी सीमाएं बाल्टिक सागर के साथ लगती है। और इसलिए भी बाल्टिक सागर महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे समुद्री और महासागरीय जलधाराएं तो हम पाएंगे यहां पर जो है एक उष्ण जलधारा बहती है, जिसकी वजह से सर्दियों के अंदर जब इसके तुल्य अक्षांश और लैटिट्यूड पर बर्फ जमी होती है तो यहाँ के बंदरगाह जो है खुले रहते हैं, क्योंकि उष्ण या गर्म जलधारा जो है यहाँ बर्फ को नहीं जलने देती। तो इसलिए वर्ष भर यहाँ परिवहन चलता है। तो आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारा बाल्टिक सागर। फिर अब करते हैं एक और महत्वपूर्ण, वह है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है वह सागर है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो यहां पर हम कहेंगे अगला है भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, इंग्लिश में इसको इस नाम से जाना जाता है, मेडिटेरियन सी के नाम से। तो यह इसका पहला पॉइंट तो यह है अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, को यूरोप यानी इनके बीच में स्थित है, महाद्वीप को अलग करती है। अलग करता है। इसके अलावा 22 देश हैं, 22 देशों की सीमाएं, संख्या याद रखनी है, कि सीमाएं लगती हैं। तो आपका थोड़ा जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, खास तौर से आईएएस का एग्जाम हो गया या यूपीएससी में कोई भी एग्जाम है, उसके लिए उन्हें भौगोलिक रूप से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं वो आपको देखनी होगी। ये मेहनत का काम है लेकिन करना होगा। ये देखिए यहां पर मैं बता देता हूं कहां पर है। ये हो गया भूमध्य सागर। ये पूरा का पूरा यहां से अगर हम करेंगे तो यहां से शुरू होकर और इस क्षेत्र तक ये सारा का सारा जो है ये भूमध्य सागर है। और इसके दक्षिण में जो है, इसके दक्षिण में ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका है। और इसके उत्तर में ये हिस्सा जो है ये है यूरोप। तो ये यहां पर यूरोप है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है या उनके बीच में स्थित है। और 22 देश अगर आप यहां से देखना शुरू करेंगे, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, इधर लीबिया, यहाँ इजिप्ट, इधर की तरफ इजराइल, यहाँ पर लेबनान, यहाँ पर सीरिया, यहाँ पर टर्की, यहाँ साइप्रस, इधर की तरफ ये देश पड़ेगा ग्रीस, इधर अल्बेनिया, इधर की तरफ बोस्निया हर्जिगोविना, मोंटेनिग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया आदि, और यहाँ तक स्पेन तक। यदि आप इन देशों की संख्या देखेंगे तो ये कुल मिलाकर 22 देश हैं जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर के साथ में लगती हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया कि भूमध्य सागर जो है इसमें भी बहुत सारे खुद आंतरिक सागर हैं। उन सागरों के बारे में भी मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। तो पहले तो सीमाओं वाली बात होगी, फिर इसकी कुंजी किसे कहते हैं। तो जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, यानी कि की टू मेडिटेरियन सी। अर्थात भूमध्य सागर में आने के लिए, अटलांटिक से भूमध्य सागर में आने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। अब यहां पर देख लीजिए कहां पर है,
तो ये जो पश्चिम का हिस्सा है, बिल्कुल पश्चिम में, जहां स्पेन पड़ रहा है, यहां पर, तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है ये है जिब्राल्टर। ये हिस्सा जो है ये है जिब्राल्टर। तो इधर की तरफ है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर से कोई भी जहाज जो है, अगर वो यहाँ आना चाहेगा तो उसे इसी से पार करना होगा, जिब्राल्टर से। तो जिब्राल्टर को इसीलिए कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। और यहाँ पर एक सागर है जिसे कहते हैं अल बोरान, अल बोरान सागर। तो जो हम कह रहे हैं कि इसमें कई सारे सागर है, कौन सा है? अल्बोरान सागर है। कहां पर? ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ ये स्पेन है, और नीचे की तरफ जो है ये मोरक्को भी है। यहां पर देश पड़ रहा है मोरक्को। मैं रेड कलर से लिखता हूं मोरक्को, ये मोरक्को है। और यहाँ पर एक इनका क्षेत्र पड़ता है इस जगह के ऊपर, जहां पर स्पेन और मोरक्को के बीच में केवल 85 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। असल में ये औपनिवेशिक अवशेष है, जहां पर जो पहाड़ी है उस पर तो स्पेन का कब्जा है, और उसके आसपास की भूमि जो है वो मोरक्को के अधिकार में। तो इस प्रकार से संसार की सबसे छोटी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, वो स्पेन और मोरक्को के बीच में ही इस क्षेत्र में बनती है। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर हमारे सागर होंगे? तो एक सागर तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से सागर हैं। तो एक अल्बोरान का नाम दे दिया, एक हो गया अल्बोरान, जो कि तो भूमध्य सागर के भीतर जो अन्य सागर हैं उनके बारे में अल्बोरान। इसके अलावा दूसरा हो गया बेला रिएक, बेला रिएक सागर। सब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। बेलारिक सागर, लिगुरियन सागर। ये इसलिए क्वेश्चन आएगा कि जब ये पूछेंगे कि ये सागर जो है कहां पर स्थित है, कौन सी देश की सीमा लगती है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद पैनियन सागर, सबको मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा भी दूंगा। इसके बाद है पांचवें नंबर पे आ जाएगा एड्रिएटिक सागर, एड्रिएटिक सागर। फिर छठे पे आ जाएगा आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। फिर आएगा सातवां एजियन सागर, एजियन सागर। फिर आ जाएगा 8वें नंबर पर मरमरा सागर, मरमरा सागर। फिर 9वें नंबर पे आ जाएगा काला सागर या ब्लैक सी या कृष्ण सागर, यह कहलाएगा ब्लैक सी। ठीक है, ये सारे के सारे सागर आएंगे जो इसके साथ जुड़े होंगे। जरा मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये भी खास तौर से जो यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम देंगे उनको जरूर देखना होगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने आपको बताया था देश जो पड़ रहा है ये है स्पेन, ये स्पेन देश पड़ रहा है। तो स्पेन में नीचे की तरफ तो अल्बोरान सी है, और यहाँ पर है बेलारिक सी, बेलेरिक सी, बेलेरिक सागर है। तो यहाँ बार्सिलोना हो गया, ये क्षेत्र जो पड़ेगा ये इसके साथ सटा हुआ। और जो लिगुरियन सागर है ये हो गया लिगुरियन सागर, लिगुरियन सागर जो होगा वो सटा होगा फ्रांस के साथ में, और इधर की तरफ जो है ये इटली के साथ में। इसके बाद ये है टिरेन सागर, टिरेनियन सागर। तो टिरेन सागर जो है इटली का, ये इटली है, इसका पश्चिमी तट जो है टिरेन सागर के साथ सटा हुआ है। और ये है एड्रिएटिक सागर, ये लिखा हुआ है एड्रिएटिक सागर, एड्रिएटिक। ये एड्रिएटिक सागर जो है इसके इधर की तरफ तो आ जाएगा बाल्कन प्रायद्वीप, और इधर की तरफ जो आ जाएगा इसे कहा जाता है इटली। तो इटली
और इधर की तरफ बाल्कन सागर, जहां पर हमें पर्वत श्रृंखला भी मिलती है जिसे बाल्कन बाल्कन पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो इनके बीच में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आयोनियन सागर है, आयोनियन सागर। और थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा हमें, लेकिन इसको हटाना होगा पहले, तब ये आ पाएगा ऐसे। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर देखें, ये हिस्सा जो है आयोनियन सागर, ऊपर एडियाटिक सागर था, ये एडियाटिक सागर है जो मैंने ये एरो बनाया। यहाँ आयोनियन सागर, यहाँ पर आ जाएगा इधर की तरफ जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कहलाता है एजियन सागर, एजियन सागर, एजियन सागर। एजियन सागर के जो उत्तर है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है तुर्की का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे, थोड़ा और बेहतर बनाता हूं ऐसे, ये आ जाएगा, ये आ गया एजियन सागर। ये हिस्सा पूरा यहां से लेकर यहां तक एजियन सागर कहलाएगा। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर, जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे मरमरा सागर कहते हैं। यहां पर लिख देता हूं, ये है मरमरा सागर, मरमरा सागर। तो मरमरा सागर जो है ये पूरी की पूरी सीमा जो बनाती है, ये सीमा बनती है तुर्की की। यहाँ पर ये देश जो दिखा रखा है, ये सारा का सारा यहाँ तक, ये सारा तुर्की है, तुर्की ए, ठीक है। तो ये मरमरा सागर है। यहाँ पर जो सागर है उसको कहते हैं एजियन सागर, और ये ऊपर की तरफ जो है ये है काला सागर, ये काला सागर है। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है जिसे कहते हैं बोस्फोरस, बोस्फोरस। जैसे आपने पढ़ा था कि भाई जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी, वैसे ही ब्लैक सी की जो की है, यानी कि काले सागर की जो कुंजी है, उसे बास्फोरस जल संधि कहते हैं, जो कि तुर्की के अधिकार में। और यहाँ पर एक और जल संधि है जो कि एजियन सागर को, जो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, उसे कहते हैं डारडानेलिस, ये वाली, ये डारडानेलिस जल संधि। तो डारडानेलिस जल संधि मरमरा सागर, जो मरमरा सागर किसके अधिकार में है, ये पूर्ण रूप से तुर्की के अधिकार में है। तो इसलिए काले सागर के अंदर का जो परिवहन है उसे नियंत्रित करने का जो सामरिक महत्व है वो तुर्की के पास ही है। तो इस कारण से तुर्की जो है यूरोप के अंदर महत्वपूर्ण है, या रूस के साथ उसके जो संबंध है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इससे यहाँ पर जो है रूस का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा है, और रूस को यहाँ से जहाज बाहर भेजने या इसमें आने के लिए कृष्ण सागर के अंदर उसे आवश्यक है कि तुर्की के साथ उसके संबंध महत्वपूर्ण होंगे, मैत्रीपूर्ण होने चाहिए। तो ये सारे के सारे सागर हैं जिनका हमने उल्लेख किया है मैंने यहाँ पर, तो सारे मैंने आपको दिखा दिए। इसमें यहाँ पर वो पॉइंट भी लिख देते हैं कि भाई कुंजी किसे कहते हैं। तो जो कृष्ण सागर है, कृष्ण या काला सागर, इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आजकल क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 2022 से, तो उसमें भी ये चर्चाओं पे आते हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण नगर जो है इसके किनारे पे बसे हुए, और साथ ही साथ काले सागर से सटे हुए देशों की सीमाएं कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं इसके साथ लगती हैं। तो काले सागर, सबसे पहले तो कुंजी किसे कहते हैं, काले सागर की कुंजी, तो या की किसे कहते हैं, वह मैंने बताया बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि को कहा जाता है काले सागर की कुंजी। ये बास्फोरस ऐसे लिखेंगे, बास्फोरस। फिर है इसके अंतर्गत जो एक, इसके अंतर्गत खुद भी एक सागर आता है, इसका एक आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर है जिसे कहते हैं आजोव सागर। अभी मैं सब चीज दिखा दूंगा, आजोव सागर कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक द्वीप आता है,
जो चर्चाओं में था 2014 में, जब यूक्रेन के अधिकार से इस द्वीप के निवासियों ने रूस के साथ मिलने के पक्ष में मतदान किया और 2014 से यह द्वीप अब रूस का हिस्सा है और यह भी यूक्रेन और रूस के विवाद का एक मुख्य बिंदु बना हुआ है। इस द्वीप का नाम है क्रीमिया। ये क्रीमिया बन गया, ठीक है। अब है इसके अंदर जो देश हैं, किन किन देशों की सीमाएं इसके साथ लगती हैं। तो वह देश कौन से हैं? एक तो ऑफ कोर्स रूस है, रूस के अलावा इसके साथ यूक्रेन, इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न ये भी है कि किन किन देशों की सीमाएं किस किस सागर के साथ लगती हैं। तो जरा देख लीजिए एक बार इनके बारे में। यहां पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ जो है ये है काला सागर और यहां पर जो है ये है आजोव सागर। ये आजोव सागर है। यहां पर ये जो है ये है क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप। और ये जो देश है कौन कौन से हैं, जैसे हमने यहां से लेकर और इस सारे हिस्से में, ये हिस्सा जो है रूस है और यहां से लेकर और यहां तक ये देश जो है वो यूक्रेन, यहां से यहां तक जो देश है वो हो गया रोमानिया, ये हिस्सा जो है बुल्गारिया, ये यहां से लेकर और यहां तक ये है तुर्की, और ये हिस्सा जो है ये वाला ये है जॉर्जिया। ठीक है, तो इन देशों के बारे में मैंने जिक्र किया था। इसके अलावा इसमें गिरने वाली जो नदियां हैं वह भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं। इसमें 4 नदी गिरती हैं आके पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर हम इनको देखें तो एक तो कहलाती है देन्यूब, एक कहलाती है नीस्तर, इसे निस्तर भी कहते हैं या फिर इसे नीस्तर भी कहते हैं, इसे नीस्तर भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इनके नाम जो है इस तरीके से होंगे, दन्यूब, नीस्तर, DNIESTER होगा। ये 2 नदियां हो गई ऊपर जोड़े में। इसके अलावा नीचे की तरफ नीपर, जिस पर यूक्रेन की राजधानी कीव बसी हुई है, नीपर, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। और चौथी नदी जो है वो है डॉन, ये डॉन। तो ये 4 नदियां हैं जो इसमें आकर गिरती हैं काले सागर में। देख लेते हैं कौन कैसे किस तरीके से। तो यहाँ पश्चिम की दिशा से जो है ये आ रही है नदी जिसका नाम है, एक ये हो गई हमारी ऐसे, जिसका नाम है दन्यूब नदी। फिर नदी आएगी जिसका नाम है ये इस तरीके से, जिसका नाम है नीस्तर। यहाँ पर नदी आएगी रूस बेलारूस होती हुई, इसका नाम जो है ये है, जिसके ऊपर कीव बसा हुआ है, इसे कहते हैं नीपर। और एक नदी जो है वो आएगी रूस से, जिसका नाम है डॉन। तो यहाँ पर दन्यूब, दे भी लिख देते हैं कई जगह, और यहाँ पर है नीस्तर जो मोल्दोविया यूक्रेन होती हुई आएगी, ये है नीपर और ये है डॉन। ये नदियां हैं जो इसके किनारे जो इसमें आकर गिरती। ये हो गया हमारा कृष्ण सागर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और
अब भूमध्य सागर की एक 2 पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं और यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर के प्रमुख भूमध्य सागर के प्रमुख तटीय क्षेत्र 2 हैं बच्चों। एक तो कहलाता है फ्रेंच रिवेरा, ये जो फ्रेंच रिवेरा है यह फ्रांस, मुख्यतः फ्रांस, हालांकि मोनाको भी आ जाता है और कुछ हिस्सा इटली का भी आएगा, लेकिन मुख्यतः फ्रांस है। फ्रांस का प्रमुख तटीय क्षेत्र, तटीय पर्यटन के लिए विश्वविख्यात, और यही वो जगह थी पर्यटन के लिए विख्यात क्षेत्र है। और यहाँ के नगर आप देखोगे, उन नगरों का नाम जो है यहाँ पर जो स्थित है उनमें नाम जो आ जाता है उसमें आ जाता है जैसे कान, जहाँ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, नाइस, ग्रासे, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। टूलोन का नाम आएगा और देश आ जाएगा एक और देश का नाम है, छोटा सा देश है एक, मोनाको। अभी मैं दिखा देता हूं। और जो ये वर्ड मैंने ग्रासे यूज किया है, इसका क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि किस नगर को कहा जाता है इत्र की राजधानी, परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है एक नगर कन्नौज, उसे कहते हैं भारत की इत्र नगरी, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर इत्र का औद्योगिक निर्माण होता है। उसी प्रकार से दुनिया भर के अंदर जो ये ग्रासे नाम का शहर है, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, ग्रासे, इसको कहते हैं विश्व की इत्र राजधानी, विश्व की इत्र राजधानी। और हमारे यहाँ भारत में किसको कहते हैं, कन्नौज। तो गंगा जी के किनारे उत्तर प्रदेश में जो है इसको कहते हैं भारत की इत्र नगरी, भारत की इत्र नगरी। तो एक तो ये क्षेत्र पड़ेगा जिसको कहते हैं फ्रेंच रिवेरा, ये वाला वर्ड। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फ्रेंच रिवेरा का कहां पर स्थित है। तो यहाँ जो इधर की तरफ जो है फ्रांस पड़ रहा है, ये हिस्सा जो है फ्रांस है। तो इसमें ये नगर दे रखे हैं इन्होंने, जैसे मर्सेल, टूलोन, कान, नाइस, और यहाँ पर ही पड़ेगा मोनाको, यहाँ पर मोनाको पड़ेगा, ये रहा मोनाको। तो ये सारा क्षेत्र जो है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, यहाँ से आप देखेंगे ये मर्सेल से लेकर और ये नाइस होते हुए, ये यहाँ नाइस है, यहाँ कान है, यहाँ पर ग्रासे है, यहाँ टूलोन है, ये सारा का सारा फ्रेंच रिवेरा कहलाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है। फिर एक 2022 के सिविल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि इसका एक और क्षेत्र है, एक तो मैंने लिखा दिया भूमध्य सागर का फ्रेंच रिवर, दूसरा जो है दूसरा क्षेत्र जो है वो कहलाता है लेवेंट। लेवेंट, ये भी क्वेश्चन आया लेवेंट 2022 में। तो लेवेंट क्या है, पूर्वी भूमध्य सागर, पूर्वी भूमध्य सागर से सटे हुए देश, से सटे हुए, सभी नहीं आएंगे, सटे हुए देश कौन कौन से आएंगे मैं बता देता हूं। और इसका जिक्र जो है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो देश शामिल होंगे वह देश कौन कौन से हैं, तो उत्तर से शुरू करते हैं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, ये जॉर्डन। कभी कभी इसमें फिलिस्तीन क्षेत्र का नाम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो देश नहीं रहा कभी भी तो इसलिए उसके नाम को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ जगह पर तुर्की
और मिस्र को भी लिखते हैं, लेकिन कभी भी जब विकल्प आएगा, और जैसे उस एग्जाम में आया उन्होंने देशों का नाम ही नहीं दिया, उन्होंने तो केवल ये पूछा कि कौन सा क्षेत्र लेवेंट कहलाता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये क्षेत्र पड़ेगा, ये वाला जिसको हमने कहा ये है। तो यहां पर जो देश पड़ रहे हैं उसमें ये तो सीरिया, ये सीरिया है, इसके बाद ये क्षेत्र जो है ये है लेबनान, यहां पर जो देश पड़ रहा है ये पड़ रहा है इजराइल, और यहां पर जो देश पड़ता है ये वाला जो देश पड़ेगा यहां पर, इसे कहते हैं जॉर्डन। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक हो गया। अब जो है इसके अंतर्गत जो अब हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत जो महासागरीय कटक है, यानी कि मध्य अटलांटिक का जो कटक है वह उसमें कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं। तो संसार के अंदर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताई जाती है पृथ्वी की, वह कहलाती है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज, जो कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर तक की लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो उसी के अंतर्गत, और उसको आप समझने के लिए एक बार इसको देखें, इस पूरे क्षेत्र को जरा मैं अटलांटिक महासागर दिखाता हूं यहां पर। तो जो हल्के ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय चबूतरा जमीन से लगा हुआ वह क्षेत्र होता है जिसमें पानी की गहराई कम होती है और उसका ढाल बहुत ही कम सॉरी 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहां वाणिज्यिक मछली पकड़ी जाती है। और जैसे जैसे हम भीतर की तरफ चलेंगे आप देखोगे ये हिस्सा जो दिखा रखा है असल में पूरे महासागर का ये हिस्सा जो है टूटा हुआ है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहां से ऐसे बना हुआ, इस तरीके से नीचे जो है एक पनडुब्बी पहाड़ी श्रृंखला है जिसमें ये सारे हिस्से जो हैं ऐसे टूटे हुए हैं, और नीचे से जो मैग्मा है वो लगातार बाहर निकलकर और ठोस होकर जमता है और फिर उनको वो चौड़ा करता है और फैलाता है। इसलिए समुद्र का जो तल है वह नवीन है अगर पृथ्वी की आयु से हम उसकी तुलना करें। क्यों? क्योंकि लगातार नव निर्माण होता रहता है। तो इस पूरे के पूरे ही अटलांटिक महासागर के अंदर हम देखेंगे तो इस तरीके से अटलांटिक या हिंद महासागर, और फिर हम चले जाएं इधर प्रशांत महासागर तक, तो एक ये सबसे लंबी पानी में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला है जो समुद्र के तल पर पाई जाती है। और इसी श्रृंखला के कुछ हिस्से जब सतह के ऊपर आ जाते हैं तो उनको हम द्वीप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये कैरेबियाई द्वीप एंटिलीज, जिसे हमने पढ़ा था लघु एंटिलीज और महान एंटिलीज, ये सारे भी इसी प्रकार से निर्मित हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा, तो इस क्षेत्र के अंदर जो है हमें क्या क्या मिलते हैं, इस क्षेत्र के अंदर हमें कई सारे ऐसी उभार मिलते हैं, कई जगह के ऊपर हमें कटक मिलते हैं। कटक मतलब रिज, यानी कि इस प्रकार से संकीर्ण चोटी वाली वो मिलेंगी। इसके अलावा पानी के तल के नीचे तक निर्मित हुई ज्वालामुखी से हमें मिलते हैं समुद्री पर्वत जिनको कहते हैं सी माउंट। तो कौन कौन से प्रमुख है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वह कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, ये न्यू फाउंडलैंड नाम का द्वीप पड़ता है कनाडा के पास। तो इसके बीच में जो स्थित है उसे क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं किस नाम से जाना जाता है, टेलीग्राफ पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली जो टेलीग्राफ की लाइन बिछाई गई थी वो इस क्षेत्र में बिछाई गई थी। इसके अलावा ये जो हिस्सा है, ये जो यहाँ से शुरू होगा, आइसलैंड की जो राजधानी है रेजाविक या रेक्जाविक, उसी के नाम पर
ये यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसको कहते हैं रेक्जाविक कटक। तो ये इधर रिक्जाविक, इधर की तरफ कौन सी थी, हमने बताया टेलीग्राफ का पठार। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस हिस्से के अंदर वाइली थॉमसन नाम की कटक प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें और जैसे यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है अजोर, अजोर के नाम से, अजोर गिलबर्ट के नाम से हमें गिलबर्ट के नाम से हमें मिलती है। यहाँ पर एक कटक का नाम मिलता है। और जहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये यहाँ 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर हमें डॉल्फिन के नाम से मिलती है, जिसे कहते हैं डॉल्फिन उभार। तो डॉल्फिन उभार हमें उत्तरी अटलांटिक के अंदर मिलेगा। और जहाँ पर ये हिस्सा है प्यूर्टोरिको, यहाँ पे प्यूर्टोरिको की हमें खाई मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ केमन की खाई भी मिलती है, जो केमन द्वीप के नाम पर है। तो जब हम उत्तरी अटलांटिक की बात करेंगे तो वहां पर जो प्रमुख है वह कौन कौन से हैं, उनके अंतर्गत जो नाम आते हैं, जैसे जनमेयन का नाम आएगा, मोहन्स का नाम आएगा, यहाँ पर वाइली थॉमसन का नाम आएगा, यहाँ पर नाम आएगा टेलीग्राफ के पठार का नाम आएगा, यहाँ पर नाम आएगा न्यूयॉर्क से सटा हुआ, इसमें ब्लैक का पठार नाम आएगा। और दक्षिण अमेरिका में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आएगा ब्राजील का बेसिन आएगा, अर्जेंटीना का बेसिन आएगा यहाँ पर। इसके अलावा इधर की तरफ स्पाई समुद्री पठार इधर की तरफ आएगा। यहाँ पर मिटियोर का समुद्री पर्वत है। तो कई सारे नाम हैं। तो जो जिस परीक्षा को देगा, मान लीजिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है ज्योग्राफी का, तो उसमें ये सारे के सारे नाम आप लोग को अवश्य याद करने होंगे। और जो बाकी परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी आते हैं। अब क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक के अंतर्गत जो है उत्तर अटलांटिक के बारे में कर देते हैं। उत्तर अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी है, तो उनके नाम लिख देता हूं मैं, कौन कौन सी जो मैंने अभी जिक्र किया था। एक तो नाम मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम के हिस्से में, जिसका नाम है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ इसको हम पठार के नाम से भी जान सकते हैं या टेलीग्राफ कटक भी कह सकते हैं। टेलीग्राफ कटक है। फिर इधर की तरफ मैंने आपको बताया था वाइली थॉमसन कटक। जो प्रमुख है वही मैं नाम लिख देता हूं। इसके अलावा मैंने कहा था कि जनमेयन कटक, इसके साथ ही साथ बोला था मोहनस कटक। फिर डॉल्फिन, ये तो पॉपुलर है बहुत ज्यादा, डॉल्फिन उभार। केप वर्डी बेसन, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो दबा हुआ, इस तरीके का जो क्षेत्र है, जैसे वाश बेसिन होता है, इसको बेसन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और है गिनी उभार। फिर जो आपने पढ़ा था कि सबसे गहरा बिंदु जो है उसे प्यूर्टो रिको गर्त कहते हैं, और केमन गर्त, ये भी हमें उत्तरी के अंदर मिलेंगे। जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो है वह कौन कौन से हैं, दक्षिण के अंतर्गत जो हमें मिलेंगे वह है एक तो ब्रोमले पठार, ब्राजील बेसिन,
अर्जेंटीन बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन, इसके अलावा सोकोट्रा, स्कोट्रा, स्कोट्रा, कटक, स्पाइस, समुद्री पर्वत, मीटियोर, मीटियोर उभार, वेवल, वेवल, कटक। ठीक है, केप उभार, ये सब चीज मिलेंगी हमें दक्षिण के अंदर। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा है, अटलांटिक महासागर का जो मध्य हिस्सा है, उसमें मिलेंगे रोमांच से कटक। तो मध्य, हाँ ये लिखेंगे भूमध्य रेखा अटलांटिक महासागर में जो मिलेगा वो है रोमांच से कटक। इसको रोमे से भी बोल देते हैं, रोमे से कटक, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में रिज। ठीक है, तो जितने भी टफ से टफ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, वो आप करने की स्थिति में मैंने कर दिया है ये सब बताकर। एक और पॉइंट हम कर देते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो है हमें मिलते हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह क्या कहलाती है कि प्रमुख जो हमारे प्रमुख वाणिज्यिक मछली पकड़ने के केंद्र। तो यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर में हमें प्रमुख रूप से 3 प्रमुख क्षेत्र मिलते हैं जहां पर वाणिज्यिक मछली पकड़ी जाती है। तो यह कौन कौन से हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले में से जो आता है वह आता है ग्रांड बैंक जो है यह किसके साथ में है? कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है उसमें ये क्षेत्र मिलता है। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड का तटीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है 2 जलधाराएं आकर मिलती है। एक तो शीत जलधारा लेब्राडोर धारा जो उत्तर से आती है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, और एक दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहने वाली धारा है उष्ण जलधारा गल्फ धारा। इन दोनों जो धाराओं का मिलन है, संगम है, वो इस क्षेत्र में होता है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होने की वजह से मछलियां जो है बड़ी संख्या में मिलती है। तो अभी मैं दिखा दूंगा आपको मैप पे भी। सेकंड जो है वो कहलाता है जॉर्जिस बैंक, ये इसके दक्षिण में है। जॉर्जिस बैंक ये भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। ये ग्रांड बैंक के दक्षिण में है, ग्रांड बैंक के दक्षिण में ये भी कनाडा और यूएसए। तो ऊपर वाला जो है मुख्यतः कनाडा है लेकिन यूएसए भी है, तो दोनों ही क्षेत्र जो है कनाडा और यूएसए के तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। और तीसरा जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, तीसरा वाला, वह कहलाता है डोगर बैंक। ये डोगर बैंक उत्तरी सागर में है। डोगर बैंक ये उत्तरी सागर में है और जो देशों की सीमाएं उत्तरी सागर से लगती हैं वह सारा का सारा वह सभी देश जो हैं वो मछली पकड़ने के बड़े
केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें ब्रिटेन आ गया, नॉर्वे आ गया, डेनमार्क है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, वे सारे के सारे ये प्रमुख क्षेत्र थे जो हम लोगों ने इसके अंदर। एक आखिरी पॉइंट, हाँ, इसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, कहाँ मैं जिक्र कर रहा था। तो ये क्षेत्र है, देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ये तो कहलाता है न्यू फाउंडलैंड। ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। और ये जो हम देख रहे हैं, कौन सा, ये क्षेत्र जो है महाद्वीपी चबूतरा या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जहाँ पानी की गहराई कम होती है, इसीलिए यहाँ पर ढाल भी बहुत कम है, गहराई कम है। तो इसलिए जो स्थल से आने वाले पोषक तत्व हैं, नदियों के द्वारा लाए जाते हैं या अन्य कारणों से आते हैं, वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ढाल बहुत कम है, इसलिए मछलियां बहुत बड़े पैमाने पे। तो इसी को कहते हैं किस नाम से, ग्रांड बैंक। और जो दक्षिण में है, जैसे नोवा स्कोशिया है, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, मैं लिख देता हूं। तो ये वाला जो है, इसे तो कहते हैं गॉर्जिस बैंक, गॉर्जिस बैंक के नाम से। और ऊपर जो है, इसे कहते हैं ग्रांड बैंक। और जो मैंने आपको कहा है कि जलधाराएं आती हैं, तो ऊपर से तो आती हैं ठंडी जलधारा लेब्राडोर, और नीचे से जाती हैं गर्म उष्ण जलधारा गल्फ। तो ये सारे, और यहाँ पर भी ये लेब्राडोर धारा जो है इस क्षेत्र तक भी आ जाती है। तो इसलिए जहाँ ये शीत और उष्ण यानी कि कोल्ड और वार्म ओशियन करंट मिलते हैं, वहां उस संगम स्थल के ऊपर हम देखते हैं अधिकांश क्षेत्रों में मछली बड़े पैमाने पर मिलती है। इसके बाद मैंने एक और आपको दिया है, वह दिया है उत्तरी सागर में स्थित कौन सा, डोगर बैंक। तो यहाँ पर देखिए, ये है उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर में यही क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र किस लिए जाना जाएगा, क्योंकि आप देखो ये भी ब्लू कलर से है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो महाद्वीपी चबूतरा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये बहुत ही बड़ा है, इतना विशाल और इतना चौड़ा है कि इस पर ये जो देश है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, ये देश भी इसी चबूतरे का हिस्सा कहलाते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूं, वो है बरमूडा त्रिभुज, जिसके ऊपर फिल्में भी बन गई है कि भाई कोई एक ऐसा रहस्यमयी क्षेत्र है जहां पर पानी के जहाज जो हैं वो गायब हो जाते हैं, और उसकी वायु सीमा में जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो ये जो बरमूडा त्रिभुज है, ये किससे मिलकर बना है, वह मैं बता देता हूं। तो बरमूडा त्रिभुज जो है, ये असल में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है बहामास, और यहां पर पड़ रहा है प्यूर्टो रिको। और प्यूर्टो रिको जो है अमेरिका के आश्रित है, प्यूर्टो रिको ये द्वीप पड़ गया, जिसको हमने कहा था ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है अमेरिका का मुख्य भूमि है, ये वाली हिस्सा, जिसको कहते हैं फ्लोरिडा राज्य। और यहाँ पर एक जो नगर है तटीय, वो है मियामी। तो इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो एक त्रिभुज बनता है, इसी को कहते हैं बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। रहस्य क्या है इसके बारे में तो हमारा चर्चा का ये लेक्चर नहीं है, तो लेकिन एग्जाम में यूपीएससी में पूछ लिया था कि बरमूडा त्रिभुज का तात्पर्य क्या है। तो हम कहेंगे कि ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उस महासागर में यदि हम 3 स्थानों को जोड़ दें, बहामास को, प्यूर्टो रिको को और मियामी को, तो वह तीनों मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके के अन्य भी त्रिभुज हैं जो अटलांटिक महासागर में रहस्यमयी बताए जाते हैं, लेकिन सबसे विख्यात जो है वो बरमूडा त्रिभुज। तो आज का जो लेक्चर है अटलांटिक महासागर का, उसमें मैंने सभी चीजों को कवर किया है, जिसमें यूपीएससी देने वाले बच्चे भी हैं और जिसके अंदर कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले भी हैं। तो सभी लोगों के लिए उपयोगी है। और आप लोग इस चैनल को, मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक जरूर करा करें, जिससे कि ये बढ़ जाए। और साथ ही साथ जिनके साथ आप शेयर करना चाहें वह भी अवश्य करें। तो आप सभी लोगों ने समय निकालकर इस लेक्चर को सुना और वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद। जल्दी ही मैं जूम के ऊपर लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं, उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।